हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम सर्किट चैनल पर आपका स्वागत है। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, क्योंकि अब तो आपके एग्ज़ाम में सिर्फ 10 डेज़ ही रहते हैं। तो जितना आप रिवीज़न कर सको उतना आप रिवीज़न करो अब, क्योंकि ये रिवीज़न का टाइम है। अब आप कुछ भी नया मत पढ़ो, जो आपका जितना आपने पढ़ लिया है, ठीक है, उसी को बार बार रिवाइज़ करो। यही एक आपकी अगर आपकी यही अप्रोच रहेगी तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो अच्छा होगा। ठीक है, तो हम भी आपके साथ इस एग्ज़ाम में आपके लिए अलग अलग जो PYQ हैं, हमारे PGT के हैं, TGT के हैं, वो मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ। तो ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, क्योंकि इससे आपको क्या होगा, आपका टॉपिक्स भी जो टॉपिक्स है उसका जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर होगा और साथ में आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी PYQ की सीरीज़। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो, ये हमने कल लास्ट क्वेश्चन किया था HTML टैग वाला। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, with reference to computer arithmetic, when two numbers of n digits are added and the sum occupies n plus 1 digits, we say that dash has occurred। देखो, इन्होंने बोला अगर आपके पास कोई भी n डिजिट का नंबर है, ठीक है, कोई n डिजिट का नंबर है, सपोज करो आपका नंबर है 101, ठीक है, और उन्होंने कहा जब आपने इसको क्या किया, दो नंबर हैं, सॉरी, दो n डिजिट के नंबर हैं, तो दूसरा कोई नंबर आपने सपोज करो ये वाला है, ठीक है, ये नंबर है दो। तो यहाँ पे इन्होंने बोला, यहाँ पे ऐसे है 111 है और 101 है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला जब ऐसे आप दो नंबर्स को ऐड करते हो और अगर उसके अंदर n डिजिट है और जब आपने उसको ऐड किया तो n प्लस 1 डिजिट ऑक्यूपाई करेगा। मतलब ऐड करने के बाद जो आपका सम आएगा उसमें एक एक्स्ट्रा डिजिट आ रही है। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल है, क्योंकि हम जब प्लस करते हैं तो हमारी कैरी जाती है और कैरी के लिए हमें एक अलग से स्पेस हमारी जो है एडिशन में चाहिए होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर मैं, ये आपके पास 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है, और जब आप इसको क्या करोगे, प्लस करोगे, तो 110 होता है, कैरी 1 जाती है, उसके बाद यहाँ पे 011 और 11 कैरी 0, नेक्स्ट 110011 और कैरी 1। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या था, 3 डिजिट का नंबर था, बट आपने जब इसको सम किया तो यहाँ पे क्या हुआ, n+1, मतलब एक डिजिट एक्स्ट्रा सम में आपके लिए आई है। ठीक है, तो इस टाइप का जो सिचुएशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ओवरफ्लो ऑकर्ड होता है। ठीक है, जब आपके पास एक दो नंबर हैं n डिजिट्स के और जब आपने उसको सम किया तो आपके पास एक एक्स्ट्रा डिजिट आ गई, क्योंकि पॉसिबल है जब भी आप ऐड करते हो तो कैरी आ सकती है। ठीक है, तो ऐसा अगर है तो फिर आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। तो उस टाइम पे आपकी जो सिचुएशन होती है उसको हम बोलते हैं कि वहाँ पे ओवरफ्लो हैज़ अकर्ड, कि ओवरफ्लो उसमें आ चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू डेटा ट्रांसफ़र इन ए कंप्यूटर सिस्टम। देखो, अभी तक हम PYQ करते हैं DSSB के, लेकिन अब जो क्वेश्चन हम करेंगे वो मतलब एक सब्जेक्ट्स के कुछ PYQ होंगे, फिर दूसरे सब्जेक्ट्स में, मतलब इकट्ठे आपके कंटिन्यू आपके एक, जैसे आप अभी हम यहाँ पे जो आपका आर्किटेक्चर है उसके ये कर रहे हैं, आर्किटेक्चर और डिजिटल जो होता है एक जैसा सा होता है, तो हम उसके वो कर रहे हैं यहाँ पे PYQ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू डेटा ट्रांसफर इन ए कंप्यूटर सिस्टम, प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस आर द रिजल्ट ऑफ इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस विद द हेल्प ऑफ। देखो, इन्होंने कहा जब डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, जब आपका डेटा कहा जा रहा है कंप्यूटर सिस्टम में काम कर रहा है, मतलब CPU टू मेमोरी एक्सेस होता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी डेटा है, कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कौन करेगा, CPU करेगा, डेटा कहाँ होगा, मेमोरी में होगा। ठीक है, तो इसलिए जब भी कोई एग्जीक्यूशन होता है CPU और मेमोरी के बीच में क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला जो आपके प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हैं, मतलब जिनमें आपको इनपुट और आउटपुट की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब आप मेमोरी से डेटा ना लेके कहाँ से ले रहे हो, इनपुट डिवाइसेज और आउटपुट डिवाइसेज हैं, वहाँ से आपका डेटा आ रहा है, तो मेन मेमोरी में ही रहेगा, बट यहाँ पे डेटा पहले कहाँ आएगा, तो मतलब इनपुट आउटपुट के थ्रू आपका डेटा क्या हो रहा है, आ रहा है, CPU फिर उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, तो जब भी ऐसे कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं तो इसमें क्या हो गया, आपके इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी, और वो कहाँ होती है, ऐसी इंस्ट्रक्शन कहाँ होंगी, कंप्यूटर प्रोग्राम में ही होती है। देखो, हमने कल भी पढ़ा था, प्रोग्राम में क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, और प्रोग्राम्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने सिंपल बोला है कि जब आपका इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस
एग्जीक्यूट हो रही हैं, ठीक है। और जो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन होंगे उनमें कुछ ना कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, तो वहाँ पे आपका जो कंप्यूटर प्रोग्राम है वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन कहाँ होगी, किसी न किसी प्रोग्राम में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका कंप्यूटर प्रोग्राम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट के बारे में पूछा है। देखो यहाँ पे प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट का मतलब यहाँ पे क्या है, जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, मतलब जो इनपुट डिवाइसेज और आउटपुट डिवाइसेज के थ्रू जो डेटा आपका क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा, उनको हम बोलते हैं प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट। उनके लिए अलग से एक प्रोग्रामिंग की जाना, ठीक है, उनकी अलग से इंस्ट्रक्शन बनाना, वो आपके प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, इन द प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट मेथड द इनपुट आउटपुट डिवाइस विल हैव डायरेक्ट एक्सेस टू मेमोरी। हमने ये पहले भी पढ़ा था जब हमने एक डीएमए का कंसेप्ट पढ़ा था कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। जब मैंने आपको ये कंसेप्ट करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था कभी भी आपके जो डिवाइसेज है वो डायरेक्ट मेमोरी से एक्सेस डेटा नहीं करते, ठीक है। मतलब डायरेक्ट जो है आपका जो मेमोरी है वो इनपुट आउटपुट से डेटा नहीं लेती, डायरेक्ट नहीं लेती, वो सीपीयू के थ्रू लेती है, ठीक है। तो प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपका जो इनपुट आउटपुट की जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे वो पहले सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा, सीपीयू फिर डायरेक्ट मेमोरी से एक्सेस करेगा, ठीक है। मतलब डायरेक्ट आपके जो पेरिफेरल हैं वो आपकी मेमोरी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ठीक है, वो सीपीयू के थ्रू करते हैं। तो प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट मेथड वही कहता है कि जब आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस विद द हेल्प ऑफ सीपीयू जो है मेमोरी से कम्युनिकेट करता है। तो यहाँ पे उन्होंने फॉल्स पूछा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी क्या, फॉल्स हो गई यहाँ पे, ठीक है, ये आपकी फॉल्स ही है। क्योंकि कभी भी आपके जब प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट की बात हो रही है, प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट का मतलब क्या है, कुछ इंस्ट्रक्शंस स्पेसिफाई किए गए हैं इनपुट और आउटपुट के लिए, ठीक है। और जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो किसी न किसी प्रोग्राम में होंगी और उन्हीं को हम बोलते हैं प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट मेथड, ठीक है। तो वहाँ पे जो है कुछ फंक्शंस होते हैं, उनकी हेल्प से क्या होते हैं, इनपुट और आउटपुट जो है काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है कि डायरेक्ट कभी भी एक्सेस नहीं करते इनपुट आउटपुट डिवाइस आपकी मेमोरी से। सेकेंड है, ए ट्रांसफर फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइस टू मेमोरी रिक्वायर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ सेवरल इंस्ट्रक्शन बाय द सीपीयू। अभी मैंने बताया अगर इस टाइप का कुछ डेटा ट्रांसफ़र करना है डिवाइसेस को, तो वो कुछ इंस्ट्रक्शंस आपका सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा, तभी आपका डेटा जो है, जो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। मतलब देखो प्रोग्राम का मतलब क्या है, सिंपल, जब प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट की बात है तो मतलब डायरेक्ट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से डेटा नहीं आएगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी, कुछ फंक्शंस आपके बनाए गए हैं, वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी, तब आपका डेटा ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। और वो इंस्ट्रक्शन कौन एग्जीक्यूट करेगा, सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट में आपके जो डिवाइसेस है वो डायरेक्ट मेमोरी से एक्सेस ना करके सीपीयू उसकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा और फिर वो डेटा का ट्रांसफ़र होगा। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, बिल्कुल ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट है, ट्रांसफरिंग डेटा अंडर प्रोग्राम कंट्रोल रिक्वायर्स कांस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ द पेरिफेरल बाय द सीपीयू। बिल्कुल सीपीयू जो है उन सभी की सभी क्या करता है, उनको मॉनिटरिंग करता है, ठीक है। सारे के सारे जो डिवाइसेस हैं उनकी मॉनिटरिंग कौन देखता है, सीपीयू देखता है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी क्या है, ट्रू है। फोर्थ है, प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस सिंस इट कीप्स द प्रोसेसर बिजी नीडलेसली, ठीक है। ऑब्वियसली देखो प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट क्या है, यहाँ पे क्या होगा, आपका जो सीपीयू है, जब तक आपका यहाँ प्रोग्राम वो वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है, एग्जीक्यूट हो रही हैं, तो वहाँ पे क्या टाइम लग रहा है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग हो गया, क्योंकि पहले सीपीयू इनपुट आउटपुट के लिए इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, फिर जो एक्चुअल में डेटा जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है उसको एग्जीक्यूट करेगा, तो फिर वहाँ पे क्या है, यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग आपकी होती है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या आपका प्रोसेसर बिजी तो रहता है बट नीडलेसली होता है। देखो सीपीयू क्या करता है, प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। अब प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा तो उसकी क्या होगी, सिस्टम की जितनी ज़्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा वो थ्रूपुट निकलेगी। लेकिन यहाँ पे क्या रहा है, प्रोग्राम इनपुट आउटपुट में क्या है, सीपीयू जो है प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के लिए ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। मतलब जो डेटा उसको डायरेक्ट मेमोरी से मिल सकता था, ठीक है, या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से मिल सकता था, वो अब इंस्ट्रक्शन के थ्रू मिल रहा है, ठीक है। तो सीपीयू मतलब बिजी तो है बट वो क्या है, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं थी हमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि पहले सीपीयू क्या एग्जीक्यूट करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम इनपुट आउटपुट के लिए, फिर उसको इनपुट मिलेगी, फिर उसके लिए वो फिर बार बार उसको प्रोसेस करेगा, फिर वो आउटपुट निकालेगा। तो इससे क्या हो रहा है, आपका सीपीयू मतलब बिजी है बट वो यूज़फुल वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या लिखी हुई है, ट्रू लिखी हुई है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे क्या रहेगी, करेक्ट रहेगी, कि कभी भी जब हम प्रोग्राम इनपुट आउटपुट की बात करते हैं तो जो आपके डिवाइसेस हैं वो मेमोरी से एक्सेस नहीं कर सकते। सिंपल इनपुट आउटपुट फंक्शन है
तो वो ठीक है, सिंपल इनपुट लेना है कीबोर्ड से मिलेगा, आउटपुट देना है तो आपकी जो आउटपुट डिवाइस है वहाँ से मिलेगा। लेकिन प्रोग्राम्ड लिखे गए हैं तो मतलब जो इनपुट आउटपुट का जो काम होगा वो इंस्ट्रक्शन के थ्रू होगा, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन कौन एग्जीक्यूट करेगा? सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो सीपीयू इंस्ट्रक्शन को पहले इनपुट आउटपुट के लिए एग्जीक्यूट करेगा, फिर एक्चुअल में जो प्रोसेस है, जो एग्जीक्यूशन है वो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी क्या होगी? फॉल्स हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैनिपुलेशंस ऑफ द बाइनरी इन्फॉर्मेशन इन ए सीपीयू इज डन बाय द लॉजिक सर्किट्स। इन्होंने बोला जो आप लॉजिक सर्किट बनाते हो, ठीक है, उनमें जो आपकी बाइनरी इन्फॉर्मेशंस को आप यूज़ कर रहे हो तो वो आपके क्या होते हैं? लॉजिक गेट्स होते हैं, ठीक है। देखो लॉजिक गेट्स में क्या होता है? आपकी बाइनरी इन्फॉर्मेशन से जाती है, ठीक है, और वही जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके सर्किट पे इम्प्लीमेंट होती है, तो वो आपके क्या होते हैं? गेट्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीपीयू एक्सचेंज डेटा विद मेमोरी। आपका सीपीयू क्या करता है? डेटा जो है मेमोरी के साथ एक्सचेंज करता है। कभी मेमोरी से डेटा सीपीयू के पास आता है, कभी सीपीयू से डेटा मेमोरी के पास जाता है, यही होता है, ठीक है। क्योंकि सीपीयू और मेमोरी जो है डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। कोई भी एग्जीक्यूशन होगा तो वो डेटा पहले मेमोरी में आएगा, सीपीयू उसको एक्सेस करेगा। जब वो सीपीयू ने एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर दिया तो जो उसका फाइनल जो उसकी आउटपुट आई है, जो उसका रिजल्ट आया है, वो फिर मेमोरी में क्या होता है? स्टोर होता है। ऐसे ही होता है। तो इन्होंने बोला सीपीयू हमेशा डेटा एक्सचेंज करता है मेमोरी के साथ। फॉर दिस पर्पज विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर स्पेसिफिक द एड्रेस इन मेमोरी फॉर द नेक्स्ट रीड एंड राइट, नेक्स्ट रीड और राइट, ठीक है। देखो इन्होंने बोला जब आपका सीपीयू मेमोरी से क्या कर रहा है? डेटा एक्सचेंज कर रहा है, तो वहाँ पे किसी ने कोई ना कोई रजिस्टर्स में क्या होगा? रजिस्टर्स यूज़ होंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे रजिस्टर्स जिसमें मेमोरी का एड्रेस होगा। देखो सीपीयू के पास क्या होते हैं? रजिस्टर्स होते हैं। उन सभी रजिस्टर्स में क्या होता है? कोई जैसे एक्यूमुलेटर रजिस्टर हो गया, ठीक है, या फिर मेमोरी रजिस्टर्स हो गया कि भाई एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें सिर्फ मेमोरी के एड्रेस लिखे हुए हैं, ठीक है। तो उन्होंने यही बात पूछी है कि जब सीपीयू डाटा एक्सचेंज कर रहा है तो उसको कुछ रजिस्टर्स से डेटा लेता है वो, ठीक है। तो रजिस्टर क्या स्पेसिफाई करेंगे? एड्रेस इन द मेमोरी, कि मेमोरी में उस एड्रेस को स्पेसिफाई करना। तो वो कौन से होंगे? एड्रेस रजिस्टर होंगे सीपीयू के पास, ठीक है। अब मेमोरी का एड्रेस है तो क्या होगा? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होंगे, ठीक है। क्योंकि सीपीयू के पास बहुत सारे रजिस्टर्स हैं। किसी रजिस्टर्स में कोई डेटा रजिस्टर्स हैं, कोई इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स होते हैं, कोई एड्रेस रजिस्टर होंगे, ठीक है। एक्यूमुलेटर भी रजिस्टर होगा, तो मतलब बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं। अब उसको सिर्फ एड्रेस लेना है। अब सीपीयू को क्या करना है? एड्रेस स्पेसिफाई करना है, और वो भी किसका? मेमोरी का एड्रेस, ठीक है। कोई ना कोई मेमोरी का एड्रेस उसको एक्सेस करना है, ठीक है। मतलब कोई मेमोरी की लोकेशंस है, वहाँ पे कोई डेटा है, ठीक है। तो पहले उसका एड्रेस एक्सेस करेगा ना कि भाई उस एड्रेस पे जो डेटा है वो मुझे चाहिए, तो वो एड्रेस एक्सेस करेगा। तो इस टाइप के जो एड्रेस होते हैं, तो इस टाइप के जो एड्रेस स्टोर होंगे तो उन रजिस्टर को हम क्या बोलते हैं? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। कि अगर सीपीयू को किसी मेमोरी से कोई डेटा चाहिए तो पहले उसका एड्रेस एक्सेस करेगा, और वो सारा एड्रेस कहाँ होगा? जो आपके पास मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होंगे उनमें, उनसे वो मेमोरी का एड्रेस लेगा, फिर क्या करेगा? उस डेटा को वहाँ से एक्सेस करेगा, ठीक है। तो उन्होंने सिंपल पूछा है कि ऐसे रजिस्टर्स जिनमें आपके मेमोरी का एड्रेस होगा तो वो आपके कौन से होंगे? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि सीपीयू के पास सारे रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। और सबसे फास्ट एक्सेस भी आपका रजिस्टर से ही होता है, क्योंकि वो सीपीयू के बिल्कुल पास होते हैं। सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स बने होते हैं, रजिस्टर से ही सारा डेटा लेना है, ठीक है। जो भी आपके ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं वो भी रजिस्टर्स में ही होते हैं। एक्यूमुलेटर क्या है? वहाँ पे आपका क्या होता है? डेटा स्टोर होता है ना वहाँ भी। एक्यूमुलेटर में ALU होता है आपका, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स। तो सारे के सारे, क्योंकि सारा का सारा एग्जीक्यूशन आपका सीपीयू कर रहा है, ठीक है। तो सीपीयू जो है एग्जीक्यूशन कहाँ से कर रहा है? रजिस्टर में ही करता है, रजिस्टर्स के हेल्प से ही करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल पूछा था कि मेमोरी का एड्रेस जो रखेंगे वो आपके मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनपुट आउटपुट बफर रजिस्टर इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज वाइल सीपीयू एक्सचेंज डेटा विद मेमोरी। देखो अभी तक हमने पढ़ा मेमोरी रजिस्टर की बात की, ठीक है, कि सीपीयू को अगर मेमोरी एक्सेस करनी है तो कहाँ से करेगा? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से करेगा। लेकिन यहाँ पे अब इन्होंने बोला जो कुछ, हाँ, आपके इनपुट आउटपुट बफर रजिस्टर भी होते हैं। मतलब जहाँ पे आपके इनपुट और आउटपुट की जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी तो वहाँ पे क्या होगा? बफर कुछ आपके इनपुट आउटपुट के लिए भी रजिस्टर बने हुए हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला जब जो इनपुट आउटपुट बफर रजिस्टर का जो यूज़ है वो सीपीयू क्यों करता है, किस पर्पज़ के लिए करता है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे है टू स्टोर इंस्ट्रक्शन फेच्ड फ्रॉम मेमोरी। देखो जब इनपुट आउटपुट रजिस्टर की बात करते हैं तो मेमोरी का कोई काम ही नहीं होगा वहाँ पे, तो मेमोरी का वहाँ पे कोई यूज़ नहीं होगा, ठीक है। टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द मेमोरी, मेमोरी का एड्रेस उसको क्यों चाहिए? क्योंकि उसके पास रजिस्टर, इनपुट आउटपुट के रजिस्टर बने हुए हैं,
ठीक है, जहाँ से आपको उसको इनपुट लेनी है, जो जो भी इनपुट की इंस्ट्रक्शंस होंगी या फिर आउटपुट की इंस्ट्रक्शंस होंगी, अगर उसको वो एग्जीक्यूट करनी है तो वो कहाँ से एक्सेस करेगा, इनपुट आउटपुट रजिस्टर से एक्सेस कर लेगा। ठीक है, तो मेमोरी का उसमें कोई रोल नहीं है, तो मेमोरी का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं होगा। थर्ड स्टेटमेंट में मेमोरी की बात कर रहा है। फोर्थ देखो, टू स्टोर डेटा एक्सचेंज बिटवीन इनपुट आउटपुट मॉड्यूल एंड द सीपीयू। बिल्कुल ठीक है कि जो आपके पास जो रजिस्टर्स में मॉड्यूल्स बने हुए हैं, ठीक है, तो उनके बीच में और सीपीयू के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, वहाँ से जो है जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या हो रही है, एक्सचेंज होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सीपीयू है वो बफर रजिस्टर को एक्सेस कर रहा है, इनपुट आउटपुट का जो रजिस्टर है उसको एक्सेस कर रहा है। अब उसको एक्सेस करने का मतलब वहाँ पे क्या है, जो इनपुट आउटपुट के जो मॉड्यूल बने हुए हैं वो उनसे कम्युनिकेट करेगा ना सीपीयू, क्योंकि वहाँ से मॉड्यूल में इंस्ट्रक्शन लिखी होंगी। ठीक है, उन इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, फैच करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, वहाँ से फिर उसको इनपुट आउटपुट मिल जाएंगे आप सीपीयू को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, द प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड फॉर ए सिंगल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन बाय द सीपीयू इज कॉल्ड। द प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड फॉर ए सिंगल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, जब आपका सीपीयू जो है एक सिंगल इंस्ट्रक्शन को क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, तो उसकी जो प्रोसेसिंग होगी उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल। ठीक है, वो आपका क्या होगा, इंस्ट्रक्शन साइकिल होगा। ठीक है, कि हर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने में एक साइकिल बनता है आपका, इंस्ट्रक्शन साइकिल्स को वो फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ट्रांसफर्स डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल डिवाइसेस टू सीपीयू एंड मेमोरी एंड वाइस वर्सा। अब देखो यहाँ पे इन्होंने बोला कि ऐसा कंपोनेंट्स जो डेटा ट्रांसफर करता है एक्सटर्नल डिवाइसेस और सीपीयू। देखो सीपीयू और मेमोरी क्या है, इंटरनल डिवाइसेस है, और एक्सटर्नल डिवाइसेस क्या होंगे, आपके जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है ना, आपका कीबोर्ड है, माउस है, ये जो है आपका प्रिंटर वगैरह, सारे क्या हैं, आपके एक्सटर्नल डिवाइसेस है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला जो एक्सटर्नल डिवाइसेस है, मतलब जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है और जो आपका सीपीयू है, इनके बीच में डेटा ट्रांसफ़र करना है, या फिर सीपीयू उनके बीच में, मतलब या तो सीपीयू से डेटा आपके एक्सटर्नल डिवाइसेस पे जाए या फिर एक्सटर्नल डिवाइसेस से सीपीयू में डेटा आए। ठीक है, इट कंटेन्स इंटरनल बफर फॉर टेम्पररी होल्डिंग दिस डेटा अंटिल इट कैन बी सेंड। तो देखो, जब आपका ऐसा कुछ डेटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ, सीपीयू के पास कुछ ऐसे बफर्स होते हैं। ठीक है, जो सीपीयू के पास बफर्स होते हैं जो क्या करते हैं, टेम्पररी डेटा को होल्ड करते हैं। ठीक है, तो उसको हम अभी हमने ऊपर पढ़ा था, वो क्या होता है, आपके इनपुट आउटपुट मॉड्यूल होते हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स में क्या करेगा, देखो सीपीयू, अब आपको कुछ इनपुट चाहिए। ठीक है, इनपुट एक्सटर्नल डिवाइसेज है। अब कीबोर्ड से इनपुट कहाँ गई, कीबोर्ड से इनपुट आपके इनपुट मॉड्यूल में गई। ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन बन के गई वहाँ पे। ठीक है, इंस्ट्रक्शन बन गई मॉड्यूल में जाके, उन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू सीपीयू क्या करेगा, डेटा एक्सेस कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने सिंपल बोला है, और अगर सपोज करो आपको आउटपुट प्रिंट करनी है, तो पहले क्या होगा, सीपीयू आउटपुट जनरेट करेगा, जो फाइनल रिजल्ट होगा वो कहाँ आएगा, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में ही आएगा। ठीक है, उस और मॉड्यूल में क्या होगा, वो इंस्ट्रक्शंस होगी, फिर सीपीयू उस इंस्ट्रक्शन को, आउटपुट वाले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके क्या करेगा, उसको आउटपुट की स्क्रीन पे दिखाएगा। मतलब एक्चुअल में काम कहाँ हो रहा है, इनपुट आपके जो पेरिफेरल हैं एक्सटर्नल डिवाइसेज और सीपीयू के बीच में काम हो रहा है, बट किसके थ्रू हो रहा है, बीच में जो सीपीयू के जो रजिस्टर्स हैं, बीच में जो सीपीयू के पास जो रजिस्टर्स हैं, जो मॉड्यूल्स बने हुए हैं, उनकी हेल्प से हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह मेमोरी का भी यही होता है, मेमोरी मॉड्यूल्स बने होते हैं। ठीक है, ऐसे इनपुट आउटपुट के मॉड्यूल्स बने होते हैं, तो उनके थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने सिंपल यही पूछा था कि एक्सटर्नल डिवाइसेस से डेटा सीपीयू में जाए या सीपीयू से एक्सटर्नल डिवाइसेस में डेटा आना है, लेकिन सीपीयू क्या करता है, कुछ टाइम के लिए उनको टेम्परेरी स्टोर करके रखता है अपने पास। तो इस टाइप के जो बफर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वो आपके इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज हमने सारे ये आर्किटेक्चर के क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन आपके आर्किटेक्चर से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही कन्फ्यूज़न वाले होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें जो एक तो ये स्टेटमेंट बहुत बड़ी बड़ी होती है इनकी, इस टाइप के क्वेश्चंस की। ठीक है, और ये मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आप कह सकते हो। ठीक है, तो कन्फ्यूजन भी थोड़ा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग में तो लिस्ट दे रखे आपको, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है। तो देखो फर्स्ट में क्या, परफॉर्मेंस, एक्सेस मेथड और फिजिकल टाइप, मैग्नेटिक, ट्रांसफर रेट और डायरेक्ट। देखो परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करती है, ट्रांसफ़र रेट पे, कितना डेटा एक टाइम पे ट्रांसफ़र हो रहा है, वही आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस होती है। ठीक है, उसके बाद एक्सेस मेथड क्या होगा, डायरेक्ट एक्सेस मेथड होता है आपका। ठीक है, ये क्या होता है, एक्सेस मेथड कौन सा, इसमें डायरेक्ट है आपका। एक तो डायरेक्ट एक्सेस मेथड होता है, एक आपका रैंडम होता है। ठीक है, एक डायरेक्ट होता है, एक सिक्वेंशियल होता है। ठीक है, एक रैंडम होता है।
तो एक्सेस मेथड यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट होगा। और फिजिकल टाइप की बात करें तो वो आपका मैग्नेटिक होता है, ठीक है, क्योंकि आपके पास अब यही ऑप्शन बचे हैं। तो परफॉर्मेंस का सेकंड होगा, ए का सेकंड होगा और बी का थर्ड होगा और सी का वन होगा। ए का सेकंड दो ऑप्शंस में है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन सेकंड और थर्ड तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। अब ए का सेकंड देखो, ए का सेकंड और बी का थर्ड, एक का सेकंड, तो ऑप्शन नंबर वन आपका यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एक्सेस मेथड आपके डायरेक्ट होते हैं, परफॉर्मेंस ट्रांसफर रेट पर डिपेंड करती है और फिजिकल टाइप में आपका मैग्नेटिक आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ मेमोरी टाइप वोलेटाइल्स एंड यूज सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। इन्होंने बोला ऐसी कौन सी मेमोरी है जो वोलेटाइल भी है आपकी और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पे बेस है। तो देखो फर्स्ट आपकी वोलेटाइल की बात करते हैं। तो वोलेटाइल मेमोरी है, मेन मेमोरी देखो, सेकेंडरी मेमोरी तो आपकी वोलेटाइल नहीं होती, तो सेकेंडरी मेमोरी वाले ऑप्शन ही कैंसिल कर दो, ठीक है। जहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी आएगी वो आपकी क्या होती है, परमानेंट मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी आपकी सेकेंडरी मेमोरी नहीं होती, एक फिक्स मेमोरी, मतलब एक स्टैटिक मेमोरी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो बचा आपके पास एक ही ऑप्शंस। तो रजिस्टर्स आपके क्या होते हैं, वोलेटाइल्स होते हैं। मेन मेमोरी आपकी वोलेटाइल्स होती है, ठीक है, और आपकी कैशे होती है। ये तीनों आपकी क्या होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती हैं। और दूसरा क्या होती है, वो सेमीकंडक्टर, मतलब सेमीकंडक्टर से बनी होती है, ठीक है। तो देखो आपकी, देखो रोम क्या होती है, अगर आप देखोगे रोम क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ से ऐसे कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद आपकी सेकेंडरी मेमोरी से भी आपके सारे तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं यहाँ पे। तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कई बार जो है आपके आंसर निकल जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम रेफर्स टू द आइडिया ऑफ कीपिंग द प्रोसेसर एज बिजी एज पॉसिबल्स। ओके, इन्होंने बोला ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें आपका जो प्रोसेसर है वो क्या होगा, मतलब उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, वो हमेशा बिजी ही रहेगा। बाय एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली दैट आर लोडेड इनटू मेमोरी एंड द प्रोसेसर स्विच रैपिडली अमोंग द टाइम्स। देखो बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन है कि आपका जो सीपीयू है वो बिजी रहेगा और जो आपका प्रोसेसर वो स्विच करता रहेगा, ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट करेगा और इनके बीच में आपकी क्या होगी, स्विचिंग होगी प्रोसेसर की। तो वो क्या होगा, आपका मल्टी प्रोग्रामिंग होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, थर्ड होगा, क्योंकि मल्टीपल प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं। और कैसे हो रहे हैं, सीपीयू जो है आपका प्रोसेसर जो है वो स्विच हो रहा है बार बार, ठीक है। तो सेकंड जो ऑप्शन नंबर थर्ड है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन असेंबली लैंग्वेज इज एंटर्ड इनटू द ऑपरेशन कोड फॉर ईच असेंबल प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस टू स्पेसिफाई ए शॉर्टहैंड ऑप कोड दैट रिप्रेजेंट्स ए लार्ज कंप्लीट सेट ऑफ कोड। देखो इन्होंने बोला एक असेंबली लैंग्वेज जो होती है ना, असेंबली लैंग्वेज में इन्होंने क्या बोला है कि असेंबली लैंग्वेज में कुछ ऑपरेशन कोड होते हैं, ठीक है, और ऑपरेशन कोड्स होते हैं। और अच्छा, कुछ ऑपरेशन कोड्स होते हैं जो इंस्ट्रक्शंस आपके एग्जीक्यूट होती है, जो आपका सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा, उसमें क्या होता है, कुछ ऑप कोड लिखे होते हैं, ऑपरेशन के कोड लिखे होते हैं। उन कोड की हेल्प से ही वो क्या करता है, उस ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। जैसे आपने लिख दिया ऐड, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ऐड ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, ऐड वाली जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। हम लिखते हैं मल, MUL, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ पे हम और क्या लिखते हैं, सब, तो उसका मतलब सब्सट्रैक्शंस होगा, ठीक है। मतलब इस टाइप्स के, मतलब कुछ ऑप कोड लिखे होते हैं, कुछ ऑपरेशंस के कोड लिखे होते हैं जिससे क्या होता है, वो जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के जो आपके असेंबली लैंग्वेज में होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मैनोमोनिक्स, ठीक है। मतलब माइक्रो लेबल या डायरेक्टिव नहीं होते, मैनोमोनिक्स होते। तो असेंबली लैंग्वेज जो होता है आपकी मैनोमोनिक्स पे ही बेस्ड होती है, ठीक है। ऐड करना, मल हो गया, लोड होता है LOAD, ठीक है, और स्टोर होता है। तो इस टाइप्स के मतलब कुछ आपके सिंबल्स, कुछ कोड होते हैं जो क्या करते हैं, जिसकी हेल्प से इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है। तो असेंबली लैंग्वेज में उन सिंबल्स को, उन ऑप कोड को हम क्या बोलते हैं, मैनोमोनिक्स बोलते हैं, ठीक है, या फिर सिंबल भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन LDA। अब देखो अगर आपके पास यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, LDA, इसका मतलब क्या होता है, LDA एड्रेस, इसका मतलब क्या होता है, लोड करना। इसका मतलब क्या है, लोड करना, ठीक है। अब असेंबली लैंग्वेज का मतलब क्या है, सिंबल्स देना। और ये लोड कहाँ करना होता है, ये आपका एक्यूमुलेटर में, मतलब सीपीयू के जो रजिस्टर्स हैं उसमें डेटा लोड करना, ठीक है। कहाँ से, मेमोरी से, ठीक है। एक होता है स्टोर करना, STORE। अब स्टोर का मतलब क्या होता है, जो रजिस्टर्स में, जो सीपीयू के पास जो रजिस्टर है उसमें जो डेटा है उसको मेमोरी में लेके जाना, वो वहाँ पे आप स्टोर सिंबल यूज़ करते हो।
या स्टोर का जो ऑपकोड होगा वो यूज़ होगा। और LDA क्या करता है, लोड एक्यूमुलेटर विद मेमोरी। एक्यूमुलेटर क्या है, एक रजिस्टर है, रजिस्टर CPU के पास होते हैं, तो मतलब लोड करना विद मेमोरी, मतलब मेमोरी से डेटा कहाँ पे लोड करना, रजिस्टर में लोड करना, CPU के पास लोड करना, तभी CPU एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। और जो स्टोर होता है STOR, ये स्टोर क्या कहता है कि स्टोर कर दो, कि रजिस्टर में जब आपने जो CPU ने जब एग्जीक्यूट करता है तो CPU जो है डेटा भी रजिस्टर से एक्सेस करता है, ठीक है। पहले रजिस्टर मेमोरी से डेटा रजिस्टर में आता है, ठीक है, रजिस्टर से फिर CPU उसको एग्जीक्यूट करता है, और जो आपका फाइनल जो रिजल्ट आता है वो भी किसी न किसी रजिस्टर में स्टोर करता है, ठीक है। और फिर उस रजिस्टर से डेटा आपकी मेमोरी में वापस जाता है, तो वहाँ पे आपका स्टोर कोड यूज़ होता है। और लोड क्या करता है, मेमोरी से एक्यूमुलेटर में डेटा लोड करना। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, लोड एक्यूमुलेटर विद मेमोरी, ठीक है, मेमोरी के साथ ही, मेमोरी से ही क्या करना है, एक्यूमुलेटर में लाना। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल F3, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला F3 का डेसिमल नंबर बताओ। तो देखो एक हेक्सा नंबर है, हेक्सा को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो एक तो तरीका क्या है, आप हेक्सा को क्या कर लो, बाइनरी बना लो इसका, ठीक है, और बाइनरी को डेसिमल में ले जाओ, ठीक है। तो हेक्सा को पहले आप बाइनरी में कन्वर्ट करो और बाइनरी को फिर डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। तो ये आपका F3 है, तो इसका बाइनरी क्या होगा, F3 का बाइनरी क्या होगा, तो आप इसको बाइनरी में लिख दो, 3 को आप बाइनरी में 4 डिजिट में कैसे लिखोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 हो गया, ठीक है, 0011, ये आपका 3 है। और 15 को कैसे लिखते हैं हम, 15 हमारा ये होता है, 4 टाइम्स 1 आपका एग्जाम में F होता है, मतलब 15, ठीक है। देखो इसका जो आपका वो सॉरी क्या होता है वो, अगर हम यहाँ पे इसका वो देखें तो ये किसको फॉलो करता है, ये आपकी सीक्वेंस होती है, 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, इस तरह से सीक्वेंस में चलता है, ठीक है। तो यहाँ से 3 कैसे बनेगा, यहाँ पे 3 बन गया, ठीक है। और ये क्या होता है, 8 4 2 1, 8 4 12 14 1 15, तो 15 होता है आपका हेक्सा में F, तो ये आपका 15 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, बाइनरी नंबर बन गया, हेक्सा का बाइनरी आ गया, आपका एक हेक्सा नंबर था उसको क्या कर दिया बाइनरी के ग्रुप में, बाइनरी का जो ग्रुप बनेगा 4 डिजिट का, उसमें हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपके पास ये क्या आ गया, एक बाइनरी नंबर आ गया, ठीक है। अब बाइनरी को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, बाइनरी नंबर क्या आया था आपका, ये बाइनरी नंबर आया था और एक ये वाला आया था, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वही करेंगे, 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, बाइनरी टू डेसिमल जा रहा है आपका, ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल जा रहा है। तो इस तरह से 2 रेज़ टू पावर 0 1 2 3 4 इस तरह से करेंगे, तो ये क्या आएगा 1, ये 2, ये 4, ये 8 16, ये आपका 32 60, सॉरी 1 2 4 8 16 32, ये मैंने ज़्यादा लिख दिया क्या, एक सेकेंड, देखो 1, ये आपका F हो गया, और ये आपका 3 हो गया, ये आपका बाइनरी हो गया। इसको आप किस में करोगे, डेसिमल में, बाइनरी टू डेसिमल जाना है, तो 2 रेज़ टू पावर 0 1 2 3 ऐसे करेंगे। देखो 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1 2 3 4, वेट से मल्टीप्लाई करते हैं 7, ठीक है। अब 2 रेज़ टू पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4, ये 8, ये 16, ये आपका 32, ये आपका 64 और ये आपका 128, ठीक है। अब 128 जो 1 वाली पोजीशन है, जिनका जो 1 वाला है, जो डिजिट 1 है वहाँ पे आप प्लस कर दो, बाकी को 0 हो जाएगा। ये देखो ये 0 हो गया आपका, ये 0 हो गया, बाकी इनको सबको प्लस कर दो। तो 128 और 64 होता है 192, 192 और 332 क्या होता है, इसको इसमें प्लस करेंगे तो ये होता है आपका 224, ठीक है। 16 प्लस करेंगे तो आपका 240, और यहाँ पे से 3 प्लस करेंगे तो 243, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेसिमल नंबर कौन सा है, 243 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द BCD इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 20। अब देखो BCD इक्विवेलेंट पूछा है, डेसिमल नंबर गिवन है आपको 20, ठीक है। ये क्या है, एक डेसिमल नंबर है, इसका बेस 10 है। अब BCD में कन्वर्ट करना है, तो BCD क्या कहता है कि देखो मैंने आपको जब BCD वाला क्वेश्चन करवाया था पहले वीडियो में, उसमें देखो BCD क्या कहता है, BCD कहता है 0 to 9, सिर्फ 0 to 9 के डेसिमल नंबर को क्या करता है वो
रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे 20 है तो ये 20 को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्या करेगा, 0 को अलग कंसिडर करेगा और 2 को अलग करेगा, क्योंकि BCD कहता है 0 to 9 जो आपके डेसिमल नंबर होंगे 0 से 9 का, उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है बाइनरी कोडेड डेसिमल, मतलब जो डेसिमल नंबर है उनको बाइनरी में कोड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे 20 है तो 20 को ये क्या कंसिडर करेगा, 2 अलग, 2 इसको 2 रीड करेगा और इसको 0 रीड करेगा। अब 0 को कैसे लिखते हैं, 0 को 4 डिजिट में हम ऐसे लिखेंगे और 2 को कैसे लिखेंगे, 2 को हम 4 डिजिट में ये लिखेंगे, ठीक है। तो यही BCD होता है कि हर एक BCD कहता है कि अगर 0 to 9 का नंबर है तो उसको वो क्या करेगा, बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, उसको हाँ बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। बट यहाँ पे डेसिमल 20 है तो 20 इसको रीड ना करके इसको 2 और 0 रीड करेगा और 2 का फिर अलग बाइनरी बना देगा और 0 का अलग बना देगा। तो 0 0 1 0 और 4 times 0, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रा बिट इंक्लूडेड विद ए बाइनरी मैसेज टू मेक द टोटल नंबर ऑफ वंस आइदर ओड और इवन एंड यूज्ड इन मोस्ट कॉमन एरर डिटेक्शन कोड, ठीक है। देखो इन्होंने कहा कि आपको एरर डिटेक्शन करनी है तो आप क्या चाहते, आप कैसे करते हो कि हम या तो आपके जो वंस होंगे वो ओड नंबर होंगे या फिर आपके जो वंस या जीरो होंगे, सॉरी वंस होंगे वो क्या होंगे, इवन होंगे, ठीक है। ये आपका जो है एरर डिटेक्शन में यूज़ होता है कि आपने कोई डेटा सेंड किया, आप उसमें क्या सेट करते हो, उसकी पैरिटी सेट कर देते हो, ठीक है, कि अगर या तो आप क्या चाहते हो कि जो वंस होंगे वो ओड नंबर में होंगे, ठीक है, या फिर वंस की पैरिटी आप क्या कर दोगे, इवन में हो कर दोगे, ठीक है। अगर आप ओड पैरिटी को यूज़ करते हो तो इसका मतलब आपके जो आपका डेटा होगा उसमें ओड नंबर ऑफ वंस होंगे। अगर आप इवन पैरिटी को सेट करते हो तो इसका मतलब जो आपका डेटा है उसमें इवन नंबर ऑफ वंस होंगे, ठीक है। अब रिसीवर एंड पे अगर आपने इवन नंबर की पैरिटी सेट की है, इवन पैरिटी सेट की है तो इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ वंस कितने होंगे, इवन होंगे, ठीक है। और अगर रिसीवर एंड पे क्या होता है, जो आपको डेटा रिसीव होता है वो अगर ओड नंबर ऑफ वंस है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या डिटेक्ट होता है कि यहाँ पे एरर है, ठीक है। तो एरर डिटेक्शन में इस टाइप का आप यूज़ करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरिटी बिट बोलते हैं, ठीक है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है हमेशा पेपर में। तो देखो यहाँ पे इन्होंने सिंपल क्या बोला है कि आपको जो वंस है उसकी पैरिटी सेट करनी है, या तो आप उसको ओड सेट कर दो या आप उसको इवन सेट कर दो, ठीक है। अगर आप ओड सेट कर रहे हो तो इसका मतलब आपके डेटा में ओड नंबर ऑफ वंस होंगे, ठीक है। अगर आपने उसको इवन सेट कर दिया तो इसका मतलब आपके डेटा में जो वंस होंगे वो इवन होंगे, ठीक है। आप अपना डेटा देखते हो, सेंडर डेटा सेंड कर रहा है तो उसको तो पता है ना उसका जो डेटा उसमें ओड नंबर ऑफ वंस है या इवन नंबर ऑफ वंस है। तो अगर उसके पास ओड नंबर ऑफ वंस है तो वो क्या करता है, वो सेट कर देता है कि उसके पास ओड नंबर ऑफ वंस है उसके डेटा में। तो रिसीवर एंड पे भी अगर वो ओड नंबर ऑफ वंस ही हैं तो इसका मतलब आपका डेटा क्या है, करेक्ट है, तो डिटेक्ट हो जाएगा। और अगर यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है, अगर बीच में डेटा करप्ट हुआ है या कुछ भी डेटा में चेंज हुआ है तो फिर वो क्या होगा, वो जो पैरिटी है उससे चेक हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि उसने ओड सेट की है तो ओड ही रहने चाहिए, इवन सेट करेगा तो इवन ही रहने चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये एक एरर डिटेक्शन में यूज़ होता है। तो ये आपका हमेशा क्या करता है, पैरिटी बिट को फॉलो करता है। दूसरा ये जो पैरिटी बिट वाला है वो सिर्फ 1 बिट एरर को डिटेक्ट करता है। अगर किसी एक बिट में एरर आई है, मतलब एक बिट की अगर एरर है, आपका डेटा उसमें अगर कोई एक बिट चेंज हुई है तो फिर यहाँ पे क्या है, आपका डिटेक्ट हो जाता है एरर, तो उसके लिए आप पैरिटी बिट को यूज़ करते हो, ठीक है। अगर मल्टीपल बिट्स, एक से ज़्यादा अगर बिट आपकी चेंज हुई है तो फिर क्या होगा, फिर आपकी पैरिटी बिट वहाँ पे यूज़ नहीं होती। देखो सपोज करो आपने, आपका ये डेटा है, रिसीवर ने ये डेटा सेंड किया है, ठीक है, साथ में वो उसकी पैरिटी भी सेंड कर देगा कि इसमें क्या है, ओड नंबर ऑफ वंस है, क्या कर देगा वो, देखो इसका अच्छे से करते हैं। देखो सपोज करो ये आपका डेटा है, ठीक है, सेंडर ये डेटा सेंड कर रहा है, साथ में वो क्या भेज रहा है, वो ये डिटेल भी भेज रहा है कि इसमें क्या है, यहाँ पे ओड पैरिटी है, यहाँ पे क्या है, ओड पैरिटी है, ठीक है। जब रिसीवर एंड पे जाएगा और साथ में जाएगा कि ओड पैरिटी है, तो रिसीवर का मतलब, इसका रिसीवर क्या समझेगा कि इसके डेटा में क्या था, जो सेंडर ने डेटा सेंड किया है उस जो ओरिजिनल डेटा उसमें क्या होंगे, ओड नंबर ऑफ वंस होंगे, ठीक है। और अगर सेम डेटा जाता है, यही सेम डेटा रिसीवर को मिलता है, रिसीव होता है, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी ओड पैरिटी है, तो यहाँ पे मतलब एरर नहीं है, नो एरर, ठीक है। सपोज करो रिसीवर ने, सॉरी सेंडर ने डेटा भेजा और साथ में उसने बोल दिया कि ओड पैरिटी है, ठीक है, और रिसीवर को जो डेटा मिला उसमें मानो ये डेटा मिला है, ठीक है, ये डेटा मिला है 4 times 1 मिला है, तो यहाँ पे जो वंस की हो गया, वंस कितने होंगे, इवन होंगे, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है,
एक बिट में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई, और वो एक बिट कौन सी है, ये वाली है। तो यहाँ पे अगर ये जीरो होती, ये वाली बिट जीरो होती तो ओड ही पैरिटी रहती, लेकिन ये वन होगी तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एरर है। अगर उसको इवन मिल रही है, भेजी ओड गई है, तो इसका मतलब वहाँ पे एरर है। और एरर भी कैसी होगी, 1 बिट की एरर होगी। अगर एक से ज़्यादा बिट चेंज हो रही है तो फिर आपका पैरिटी बिट जो है डिटेक्ट नहीं करता एरर को। अगर सिंगल बिट की एरर है तो आपका पैरिटी बिट जो है इसमें एरर जो है डिटेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन द पीसीबी। देखो पीसीबी में कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। पीसीबी क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है। पीसीबी क्या रखता है, आपका जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी उसका पूरा का पूरा उसकी इन्फॉर्मेशन रखता है पीसीबी। ठीक है, प्रोसेस नंबर क्या है, क्या प्रायोरिटी है उसकी, ठीक है, क्या स्टेटस है उसका, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी जाएगी, वो सब आपका पीसीबी होल्ड करता है। पीसीबी भी आपका क्या होता है, मेन मेमोरी में ही होता है। और हर प्रोसेस का अपना पीसीबी होता है, एवरी प्रोसेस हैज़ इट्स ओन पीसीबी। ठीक है, तो देखो प्रोसेस स्टेट होती है, बिल्कुल होती है पीसीबी में, कि कौन सी स्टेट में आपकी प्रोसेस अभी है, रनिंग स्टेट में है, रेडी में है, वेट में है, कहाँ पे आपकी प्रोसेस अभी लाई करती है, तो वो यहाँ पे पता चलता है। ठीक है, रजिस्टर्स भी होते हैं। ठीक है, कि अब सीपीयू के कौन से रजिस्टर को वहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, कितने रजिस्टर को वो यूज़ करेगी प्रोसेस एग्जीक्यूशन में। शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन भी होती है कि आपका जो सीपीयू किस बेस पे वर्क कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करेगा, शॉर्टेज जो फर्स्ट के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करेगा। मतलब सारी की सारी शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन सीपीयू की भी आपकी पीसीबी में होती है। बट नेटवर्क इंटरफेस प्रोग्राम इस टाइप की कोई भी आपकी जो डिटेल्स है वो आपकी पीसीबी में नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ए न्यू प्रोसेस इज क्रिएटेड बाय डैश सिस्टम कॉल एंड न्यू प्रोग्राम इज रन आफ्टर ए कॉल। देखो ये मैंने पहले भी हमने जब पीवाईक्यू केस उसमें मैंने बताया था कि कोई भी नई प्रोसेस क्रिएट होती है तो आपकी कौन सी सिस्टम कॉल यूज़ होती है, तब आपकी फोक होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट फिलिप्स में क्या आएगा, फोक होगा। और कोई भी प्रोसेस रन होगी जब एग्जीक्यूट वाला जो कॉल है, एग्जीक्यूट वाले जो कॉल्स हैं, सिस्टम कॉल्स हैं, जब वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा कि फोक से सिस्टम कोई भी प्रोसेस क्रिएट होती है और एग्जीक्यूट जो ये वाले सिस्टम कॉल्स है इससे कोई भी प्रोसेस क्या करेगी, एग्जीक्यूशन करेगी। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू इज कॉमनली रेफर्ड। देखो जो सीपीयू एड्रेस जनरेट करता है वो आपका होता है लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, वो कौन सा एड्रेस होता है, लॉजिकल एड्रेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिजिकल एड्रेस आपका मेन मेमोरी का एड्रेस होता है। ठीक है, मतलब फिजिकल एड्रेस आपका मेन मेमोरी का होता है, लॉजिकल एड्रेस आपका हार्ड डिस्क का होता है। ठीक है, सीपीयू जनरेट करता है हार्ड डिस्क का एड्रेस। ठीक है, अब वो डेटा कहाँ पे आता है, मेन मेमोरी में आता है, फिर वहाँ से सीपीयू उसको एक्सेस करता है। ठीक है, और फिजिकल टू लॉजिकल की जो मैपिंग होती है उसकी को हम पेजिंग बोलते हैं। तो सीपीयू कौन सा एड्रेस जनरेट करता है, लॉजिकल एड्रेस वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द यूजर प्रोसेस इज 10 MB इन ए साइज। ठीक है, अच्छा एक यूजर की कोई प्रोसेस है, उसका जो साइज है, प्रोसेस का जो साइज है वो कितना है, 10 MB का साइज है। ठीक है, एंड द बेकिंग स्टोर इज स्टैंडर्ड हार्ड डिस्क विद ट्रांसफर रेट ऑफ 50 MB पर सेकेंड। देखो प्रोसेस आपका 100 MB का है और उन्होंने बोला जो हार्ड डिस्क में डेटा ट्रांसफ़र करना, हार्ड डिस्क से डेटा मेमोरी में ट्रांसफ़र करना, वहाँ पे जो टाइम लग रहा है वो 50 MB पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 50 MB का डेटा ही आपका हार्ड डिस्क से जो है ट्रांसफ़र होता है कहाँ पे, मेन मेमोरी में। ठीक है, और एक प्रोसेस 100 MB की है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ट्रांसफ़र टाइम ही हम निकाल लेते हैं, कितना ट्रांसफ़र टाइम लगेगा। अब देखो ये आपका हार्ड डिस्क है। ठीक है, इसके अंदर कोई प्रोसेस है जो कितनी है, 100 MB की है। ठीक है, और ये आपकी मेन मेमोरी है और मेन मेमोरी में ये डेटा ट्रांसफ़र करना, यहाँ से डेटा यहाँ लाना, यहाँ पे ये कह रहा है कि एक सेकंड में सिर्फ 50 MB का डेटा ही आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से इस डेटा को, ये वाली जो प्रोसेस थी, इस डेटा को, इस प्रोसेस को यहाँ पे लाने में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड लगेंगे, क्योंकि 100 MB की टोटल प्रोसेस का साइज़ है और एक सेकंड में आप 50 MB लेके जा सकते हो। तो 2 सेकंड में आपका क्या हो जाएगा, ये जो प्रोसेस है वो कहाँ आ जाएगी, मेन मेमोरी में आ जाएगी। ठीक है, तो कितना टाइम लगा, 2 सेकंड का लगा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे कितना टाइम लगा, आपका 2 सेकंड का टाइम लगा है। 2 सेकंड में आपकी जो प्रोसेस है वो कहाँ पे आ जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी कहाँ पे, इसमें मेन मेमोरी में। ठीक है, अब उसके बाद बोला जो स्वैप टाइम इज़ 200 मिलीसेकंड। ठीक है, अब देखो हमने पढ़ा था ये स्वैपिंग होती है, कि स्वैपिंग क्या होती है कि आपकी जो आपकी
सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में जब डेटा का ट्रांसफ़र होता है वो आपकी स्वैपिंग होती है, ठीक है। स्वैपिंग इन क्या होती है, मेमोरी में डेटा लाना। स्वैपिंग आउट क्या होती है, मेन मेमोरी से डेटा वापस हार्ड डिस्क में लेके जाना, ठीक है। दो टाइप की स्वैपिंग होती है, स्वैपिंग इन, स्वैपिंग आउट, ठीक है। स्वैपिंग इन का मतलब मेमोरी से हार्ड डिस्क से यहाँ पे डेटा लाना स्वैपिंग इन होता है, और मेमोरी से वापस बाहर भेजना, हार्ड डिस्क में भेजना, वो आपका स्वैपिंग आउट होता है, ठीक है। ट्रांसफ़र रेट हमें पता चल गया कि भाई इतना आपका जो ट्रांसफ़र करने में इतना टाइम लगेगा, तो 2 सेकंड का टाइम लगेगा इस प्रोसेस को मेन मेमोरी में लेके जाने में। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला स्वैपिंग टाइम 200 मिली सेकेंड्स है। अच्छा, अब देखो मिली सेकेंड में है आंसर, तो आपके पास हमें पता है 2 सेकेंड में आपका डेटा जो है कहाँ आ जाएगा, मेन मेमोरी में आ जाएगा, ठीक है। तो 2 सेकेंड को अगर आप मिली सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो 1 सेकेंड में कितना होता है, 1000 मिली सेकेंड होता है, ठीक है। तो 2 सेकेंड्स में कितना हो जाएगा, 2000 मिली सेकेंड्स। कितना हो गया, 2000 मिली सेकेंड्स में आपका जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा मेन मेमोरी में। अब इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी दिया है कि जो स्वैप टाइम है वो 200 मिली सेकेंड भी है, ठीक है। तो देखो हमारा जो टाइम आया ट्रांसफ़र करने का, स्वैप करने का, वो टाइम कितना आया, 2000 मिली सेकेंड आ चुका है, ठीक है। अब इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी बता दिया कि जो है कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी होता है स्वैप टाइम, वो इन्होंने बोला कि 2 मिली सेकेंड का है, ठीक है। हमारी प्रोसेस को ट्रांसफ़र होने में टाइम कितना लगा, 2000 मिली सेकेंड लगा। स्वैप टाइम कितना है ये, तो टोटल स्वैप टाइम अगर पूछें तो दोनों को प्लस कर दो, टोटल स्वैप टाइम क्या होगा, ट्रांसफ़र टाइम प्लस कुछ स्वैप टाइम जो उन्होंने गिवन है। तो यहाँ पे कितना होगा, 2200 मिली सेकेंड्स में क्या हो जाएगा, वो जो प्रोसेस है वो आपकी कहाँ पे आ जाएगी, मेन मेमोरी में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 2200। अगर देखो ये वाला स्वैप टाइम इन्होंने नहीं दिया होता, ठीक है, और फिर पूछता कि आप बताओ कितने मिली सेकेंड में जो है आपका जो डेटा है, जो आपका प्रोसेस है वो मेन मेमोरी में आएगी, तो 2000, ठीक है। क्योंकि 2000 में आपका मिली सेकेंड्स में आपका जो है डेटा मेन मेमोरी में आ जाएगा। बट यहाँ पे इन्होंने खुद ऑलरेडी स्वैप टाइम दे रखा है, तो मतलब हमारा ये टाइम लगा है, ठीक है, और बाकी फिर 200 भी उन्होंने बोला है, तो 200 भी प्लस हो जाएगा, तो टोटल 2200 का टाइम लगा। और अगर ये गिवन नहीं होता तो फिर आपका 2000 में टाइम, जो आपका 2000 मिली सेकेंड में आपकी जो प्रोसेस है वो मेन मेमोरी में आ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओके, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज का। तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, ठीक है। और प्लीज़ जो आप वीडियो आप देखते हो तो साथ में वीडियो को लाइक भी किया करो, ठीक है। आप बस वीडियो को देख के और ऐसे ही चले जाते हो, लाइक नहीं करते, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को अगर आपको अच्छी लग रही है और आपको लग रहा है कि आपके लिए कुछ बेनिफिशियल है ये वीडियो, आपकी हेल्प हो रही है, आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ साथ साथ लाइक भी किया करो, ठीक है। एटलीस्ट जितने व्यू होते हैं उतनी तो लाइक होने चाहिए ना वीडियो पे, क्योंकि जब आप देख रहे हो और आपको कुछ क्लियर हो रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, या आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, तो फिर आप लाइक भी करो, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक करना चैनल वीडियो को, और चैनल को शेयर करना, ठीक है, ताकि आप जैसे जो भी टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो वो भी जुड़ पाएँ, ठीक है, और उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना, और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर और PYQ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।